लीगल एडवाइज़र हैं और हमारे तमाम केसेस को देखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ 3 आंगनबाड़ी 2 वर्कर्स हैं और एक आंगनबाड़ी हेल्पर है हमारे साथ। इनमें से जो 2 हैं उन्हें हड़ताल के दौरान इलीगली टर्मिनेट किया गया है और उस पर मैं बाद में आऊँगी। और एक जो हमारे साथ साथी हैं उनके प्रोजेक्ट में ज़बरदस्ती माफीनामे लिखवाए जा रहे हैं जब अब उनकी रीजॉइनिंग हो रही है। तो ये पैनल है, बाकी जब सवाल जवाब होगा तो आप सब लोग बात कर सकते हैं। जो इसके लीगल मसले हैं, जो तमाम लीगल पहलू हैं, उससे तो एडवोकेट स्नेहा ज़्यादा बेहतर तरीके से बात रख सकती हैं। मैं एक थोड़ा सा जो हमारी हड़ताल चली और जो एस्मा लगा है उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम है मैं थोड़ा उसको ठीक कर देती हूँ। आप सभी को पता है कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में पिछली 31 जनवरी से दिल्ली के आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल चल रही थी। हड़ताल को 38 डेज हो थे और जब हड़ताल का 38 डे था उसी दिन हमें एक नोटिफिकेशन हमें मिला, एक ऑर्डर मिला जो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से निकला था, जिस ऑर्डर के तहत उन्होंने हमारी स्ट्राइक पर हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया था। ये एक्ट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं काले कानून जैसा है, क्योंकि जो तमाम किस्म की स्ट्राइक पर पाबंदी लगाने का काम करता है और बहुत सारे इसमें और भी पहलू हैं जिनको मैं उतना नहीं छूंगी, जिनको अगर एडवोकेट स्नेहा चाहेंगी तो मैं उन पर बात कर सकती हूँ। लेकिन इस आप कह सकते हैं कि ये कानून लगाने के बाद, इस एक्ट को लगाने के बाद हमारी स्ट्राइक को 6 महीने के लिए प्रोहिबिट कर दिया, उसे प्रतिबंधित कर दिया 6 महीने के लिए। और इसमें दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके आदेश पर ये एस्मा जो कानून है वो लगाया गया। इसके लगने के बाद हम लोगों ने यूनियन में, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने ये फैसला किया कि हम टेम्पररी तात्कालिक तौर पे हम स्ट्राइक को स्थगित कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक कि कोर्ट से हमें एक फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिल जाता है। जाहिर तौर पे हिंदुस्तान में जो जुडिशरी है वो ये क्लेम करती है कि वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, जनपक्षधर है। तो हम भी ये विश्वास देखते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। तो एक हम इस ऑर्डर को कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं कि ये ऑर्डर ही असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे हक में ऑर्डर नहीं भी आएगा तो हम हड़ताल उसके बाद शुरू कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त भी जो पूरी दिल्ली के आंगनबाड़ियों में चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। इस एक्ट की आड़ में जो इन्होंने 9 तारीख को लगाया है, दिल्ली सरकार ने और कई सारे आप कह सकते हैं कि नौकरशाहाना और बहुत ही तानाशाहाना किस्म के ऑर्डर निकाले हैं। जो उनका 9 मार्च का ऑर्डर था। इसके बाद जो हमारे डिपार्टमेंट के नए मंत्री हैं, WPD के नए मंत्री हैं, उनके भी ऑर्डर्स आए, उनको मैं बाद में आऊंगी। लेकिन अगर मैं अभी तक जो हड़ताल का पूरा दौर रहा है उसकी बात की जाए तो जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल थी, हिस्टोरिक स्ट्राइक थी, जो 38 दिन जिसने चलाकर और आंगनबाड़ी कर्मियों ने जितनी बहादुरी, जितनी दिलेरी, जितनी वीरता दिखाई उसकी मिसालें काफी कम है। और खास तौर पे दिल्ली के मजदूर आंदोलन में, वर्किंग क्लास मूवमेंट में भी ये एक मिसाल है, क्योंकि लंबे समय से जो एक चुप्पी है पूरे मजदूर आंदोलन में, जिस तरीके की मजदूर विरोधी नीतियां केंद्र और राज्य सरकारें लागू कर रही हैं, उसके खिलाफ कहीं इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए हैं। और ये 38 दिन चली हड़ताल एक बार फिर ये दिखलाने को मजबूर हुई कि मजदूर वर्ग की शक्ति क्या होती है। हमने 3 बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज की और एक आप इसको कह सकते हैं एक लाल रंग की ताकत, रेड पावर जो थी वर्किंग क्लास की, वो दिल्ली की सड़कों पर दिखी। हमने अभी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन भी एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें लगभग 15,000 आंगनबाड़ी कर्मी शामिल हुए।
तो एक तो आप कह सकते हैं कि हड़ताल काफी बड़ी थी, काफी मजबूत थी और तमाम सरकार के साजिशों हथकंडों के बावजूद वो स्ट्राइक को नहीं तोड़ पा रहे थे। और हमने इस बीच ये भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार ने मिलकर, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हुआ इस हड़ताल से, उन्होंने मिलकर इस किस्म के मजदूर विरोधी और जो आप कह सकते हैं कि खुले तौर पर जो काला कानून है उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन हम लोगों का ये भी मानना है कि एक मजबूत और ऐतिहासिक हड़ताल की राजनीतिक जीत इस बात में भी है कि उनको ये कानून इस हड़ताल पर लागू करना पड़ा, क्योंकि इसके बगैर वो उसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करने में, इसको रोक पाने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। तमाम उन्होंने इलीगल टर्मिनेशन किए, शो कॉज नोटिस तो हजारों की संख्या में हमारी बहनों को दिए। अलग से आम आदमी पार्टी जो टारगेट कर करके आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ सलूक कर रही थी, कई सारी फर्जी एफआईआर हुई, कई जगह आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारी बहनों के साथ मारपीट की। इन तमाम चीजों के बावजूद हड़ताल काफी मजबूत थी और ये उसको नहीं तोड़ पा रहे थे। इसके अलावा जो एक और बड़ी जीत हमारी हड़ताल की हुई और उसको आप एक पॉलिटिकल विक्ट्री कह सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौतम, मतलब 9 तारीख को ही कैबिनेट का रीशफल होता है, उनसे वो डिपार्टमेंट छीन लिया जाता है, उनके पद पे जो कैलाश गहलोत है उनको बिठाया जाता है। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि जाहिर तौर पे एक हड़ताल के दौरान किसी मिनिस्टर को उसके पद से हटाया जाना ये भी दिखलाता है कि हड़ताल कितनी ताकतवर थी और जो फौलादी एकता हमारी बहनों ने दिखाई यूनियन के नेतृत्व में जो 38 दिन चली उसका असर था। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह, जिनके खिलाफ एक आंदोलन हमने अलग से भी चलाया, क्योंकि उनकी ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी जो डिपार्टमेंट के भी और आम आदमी पार्टी के भी स्त्री विरोधी चरित्र को, आंगनबाड़ी कर्मी विरोधी चरित्र को दिखलाता है। जिस ऑडियो में उन्होंने तमाम आंगनबाड़ी बहनों को, लीडरशिप को, यूनियन की, मुझे पर्सनली टारगेट करते हुए बोला ये तो लफंगियां हैं, बदचलन औरतें हैं, इस तरीके का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया। उन ज्वाइंट डायरेक्टर को भी अपना पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह अब कोई और उस पोस्ट पर आ गया है और हमारी मेजर डिमांड ये थी कि इनको इनके पद से हटाया जाए। तो ये भी एक पॉलिटिकल विक्ट्री बहुत बड़ी आंदोलन को मिली और इन्हीं के खिलाफ एफआईआर के लिए हमने सीएम रेजिडेंस का भी घेराव किया था। एक और बड़ी विक्ट्री जो इस आंदोलन को मिली वो ये थी कि WCD जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है उसका घेराव करके पहले में लगभग 2 हफ्ते तक वहां पर अपना ऑक्यूपेशन मूवमेंट, एक कब्जा आंदोलन अपना जारी रखा और किसी भी तरीके के डर और धमकियों से नहीं डरी और उस आंदोलन को बखूबी चलाया। और सबसे बड़ी चीज ये कि 24 फरवरी को जो राजेंद्र पाल गौतम जो डिपार्टमेंट के फॉर्मर मिनिस्टर थे, उन्होंने जो मानदेय वृद्धि की घोषणा की जिसको हमने नामंजूर किया क्योंकि वो नाकाफी घोषणा थी, लेकिन उस घोषणा करने के पीछे भी कारण हमारी हड़ताल थी, क्योंकि हड़ताल इतनी मजबूत थी, इतनी इफेक्टिव थी कि वो ये करने के लिए मजबूर हुए। ऐसा नहीं था कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मियों का आंदोलन इस जनवरी से नहीं चल रहा है। हम लोग 2015 से लगातार संघर्ष करते रहे, बहुत सफल हड़तालें हम लोगों ने इससे पहले लड़ी और जीती और पिछले साल 7 सितंबर को भी 15,000 औरतें सड़कों पर उतरी थी और दिल्ली सचिवालय का घेराव किया था। जब मंत्री महोदय हमारे डेलीगेशन से मिले थे उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के बीच में आपका समाधान होता है, आपके मसले होता है, जो कि नहीं है। उसके बाद हमने 6 जनवरी को भी उनको फिर से 1 दिन की हड़ताल करके अपना ज्ञापन सौंपा, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो जो 31 जनवरी से जो हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल, इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू की हुई, वो कोई हमने खुशी में नहीं की थी, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सरकार का जो रवैया था वो सरकार का रवैया पूरी स्ट्राइक में भी दिखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव और लेजिटिमेट ट्रेड यूनियन है और जो एक आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक परंपरा होती है कि किसी भी ट्रेड, प्रोफेशन,
या सेक्टर से जुड़ी जो रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है, सरकारें उनसे इंगेज करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की इस सरकार ने जबरदस्त अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक जो है बर्ताव किया और हमारी यूनियन से वार्ता करने से भागती है। तो ये भी ये दिखाता है कि एक ऐसी यूनियन जिसके पीछे दिल्ली की 22,000 आंगनबाड़ी कर्मी खड़ी है, उनको क्यों नहीं सरकार रिकॉग्नाइज करके उनसे बात करती है और लगातार इस चीज से वो भागती हुई है। आज की अगर मैं बात करूं तो आप सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि अखबारों में आया कि जो अब मिनिस्टर है कैलाश गहलोत, उन्होंने ये हवाई दावा किया कि वो आंगनबाड़ी कर्मियों की सारी दिक्कतों का समाधान करेंगे और वो काफी प्रतिबद्ध है, वो कमिटेड है। अब ये इस पर तो एक ही कहावत मैंने आज सुबह वीडियो भी रिलीज की थी, इस पर एक ही कहावत याद आती है कि 100 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली। 38 दिन चली हड़ताल में आपके मुख्यमंत्री के घर के बाहर हजारों औरतें बैठी, 3 बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया। 8 मार्च को आपके सचिवालय तक हजारों औरतें आई, लेकिन आपने उनसे बातचीत नहीं की। आपने हिस्मा जैसा काला कानून हड़ताल को तोड़ने की मंशा से केंद्र सरकार के साथ मिली भगत में उनके ऊपर लगाया और अब आज मंत्री महोदय का हृदय परिवर्तन हो गया, उनका मन बदल गया और अब वो कह रहे हैं कि हम आंगनबाड़ी कर्मियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। तो ये घड़ियाली आंसू ना बहाए और ये घड़ियाली आंसू आम आदमी पार्टी भी बहाती रही है, केंद्र में भाजपा भी बहाती रही है, क्योंकि इस हड़ताल के दौरान सारी पार्टियों का असली चरित्र भी सामने आया। लेकिन हमने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, अपने वक्तव्यों के जरिए भी हमारा यही कहना है कि अगर वो वास्तविक तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों के मामलों का निपटारा और कोई सम्मानजनक समझौता समाधान करना चाहते हैं, तो जो वास्तविक प्रातिनिधिक यूनियन है, जो वास्तविक प्रातिनिधिक यूनियन है उसके साथ वार्ता करें, अगर आप वाकई में चाहते हैं इस मामले का समाधान हो। दूसरी चीज, जो हड़ताल के दौरान 27 आंगनबाड़ी वर्कर्स को इलीगली और फर्जी तौर से टर्मिनेट किया गया है, उनके टर्मिनेशन वापस लिए जाए तत्काल, अगर आप वाकई प्रतिबद्ध है। तीसरी बात, कल जब तमाम आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अपने सेंटर पर वापस गई, अपने प्रोजेक्ट में वापस गई है रिजॉइनिंग करने के लिए, वहां पर क्या होता है, वहां पे इनके सुपरवाइजर जो सीडीपीओ उनसे माफीनामे लिखने को कहती है। ये कुछ माफीनामे हैं जो आपको प्रेस किट मिलेगी, उसमें ये माफीनामे है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मैं हड़ताल में जाने के लिए माफी मांगती हूँ और मैं आइंदा से हड़ताल पर नहीं जाऊंगी। और इस तरीके के माफीनामे डिपार्टमेंट लिखवा रहा है, सुपरवाइजर सीडीपीओ लिखवा रही है। तो मंत्री महोदय वाकई में अगर आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर चिंतित है तो सबसे पहले जो उनसे ये माफीनामे लिखवा रहा है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये हृदय परिवर्तन जो आम आदमी पार्टी के मंत्री महोदय कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि हमारी हड़ताल के पहले दिन से ही हमने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया था, नाक में दम करो कैंपेन, और हमारा यही मानना था कि जब तक हमारी मांगों की सुनवाई नहीं होगी, जब तक यूनियन से वार्ता नहीं होगी और जब तक कोई सम्मानजनक समझौता नहीं होगा, तब तक उस वक्त तक आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहिष्कार, टोटल बाइकॉट आंगनबाड़ी कर्मी, उनके परिवार और उनके इलाके के लोग करेंगे। और आने वाले जो निगम चुनाव है उसमें भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इनकी पार्टी को हमारे इलाके से कोई वोट नहीं पड़े। और ये जानते हैं ये कोई सीधे धमकी नहीं है, ये कोई ऐसे हवा में दी गई धमकी नहीं है जैसे कि आमतौर पर दी जाती है, जैसे कि ये लोग कहते हैं। ये वास्तविक धमकी है, ये हम कर रहे हैं और हमने ये किया। हड़ताल के दौरान भी हमने ये किया और जब हमारा आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है तो इनके टोटल बाइकॉट की कॉल और इनके वोट बंदी की कॉल, क्योंकि ये इन सरकारों में तो आपस में काफी याराना चलता रहता है, इनके वोट बंदी की कॉल भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि यह हर इलाके में लागू हो। और यही वजह है कि इन्होंने आज इस तरीके का बयान दिया और मैंने कई फोटोज आई है कि वो निजामुद्दीन प्रोजेक्ट में गए हैं इंस्पेक्शन के लिए और वहां पर फोटो सेशन हो रहा है। अब ये फर्जी फोटो सेशन जो हो रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में तो शांति बनी हुई है और ये कुछ जो है असामाजिक तत्व थे जो हड़ताल कर रहे थे। मतलब दिल्ली के लगभग
22,000 आंगनबाड़ी कर्मी वो असामाजिक तत्व थे, वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जिनको इन्होंने नोटिस में कहा है, जो 9 तारीख की नोटिस है कि मिसक्रिएंट्स है, कुछ उपद्रवी है जो आंगनबाड़ी सेंटर्स पर तोड़फोड़ करें, बेसिकली यूनियन को डिफेम करने की कोशिश, यूनियन को बदनाम करने की कोशिश उनकी सरकार कर रही है। और आज के हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री के बयान से भी ये साफ हो चुका है कि अगर वो जेन्युइनली कंसर्न है तो वो जो है यूनियन से बात करेंगे, वो वर्कर्स के बीच में डराने धमकाने का काम नहीं करेंगे। जो वही है कि एक तरफ आप एक चेहरा ये दिखाओ कि हम तो वर्कर्स के मांगों को लेकर कमिटेड है और उन पर हम सुनवाई करें, और दूसरी तरफ आप ही के डिपार्टमेंट में उनसे माफीनामे लिखवाए जा रहे हैं और रोज उनको धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारे तुम्हारे नाम हम हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ टर्मिनेशन के ऑर्डर हम लोग जारी कर रहे हैं। मैं वैशाली को कहूंगी एक बार नवलेंद्र कुमार सिंह की जो नई वाली ऑडियो है वो एक बार मुझे दिखाएं, क्योंकि ये ऑडियो ये सबको सुननी चाहिए, क्योंकि यही नवलेंद्र कुमार इस डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, जिन्होंने पहली धमकी जो ये दी थी कि टर्मिनेशन बड़े पैमाने पर किए जाए और इनको सबक सिखाया जाए, इनको ये बताया जाए कि हड़ताल करना क्या होता है। इनका बहुत मन है सरफरोशी की तमन्ना अपने दिलो दिमाग में बसाने की, तो इनके सर फरोश किए जाए। ये उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा है। एक नई ऑडियो रिकॉर्डिंग उनकी सामने आई है। आपको डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं है, लेकिन ये ऑडियो रिकॉर्डिंग तब की है जब वो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, और अब डिपार्टमेंट इसी ज्वाइंट डायरेक्टर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मैं पर ये ऑडियो आपको सुना रही हूँ। तमाम सुपरवाइजर्स और सीडीपीओ को ये इंटरनल वॉइस रिकॉर्डिंग है, ये उन्होंने अपने ग्रुप में सर्कुलेट की है। इंटरनल वॉइस रिकॉर्डिंग है। ये ज्वाइंट डायरेक्टर है नवलेंद्र कुमार सिंह, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर। लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग है, जबकि तब हड़ताल चल रही थी, और इन्होंने कहा कि 500 लोगों की लिस्ट जारी की जाए हर प्रोजेक्ट से जिनको तत्काल टर्मिनेट किया जाए। और अब ये टर्मिनेशन ऑर्डर इलीगल क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक टर्मिनेशन लेटर मेरे पास है जिसकी डेट है 5 फरवरी की। 5 फरवरी नहीं है, इन्होंने 5 मार्च है, इसमें तो डेट भी इन्होंने गलत की है। ये 5 मार्च की है। 5 मार्च का इन्होंने एक टर्मिनेशन ऑर्डर, ये तो वैसे ही चैलेंज हो जाएगा। 5 मार्च इन्होंने इनको 5 मार्च लिखना था। 5 मार्च का ये टर्मिनेशन ऑर्डर है कथित तौर पर, और 5 मार्च का ये शो कॉज नोटिस है सेम वर्कर को। एक ऑर्डर में उसे टर्मिनेट किया गया, एक ऑर्डर में बोला गया कि 3 दिन के भीतर बताओ कि तुम्हें टर्मिनेट क्यों ना किया जाए। तो ये कौन सा इनमें से कौन सा लेटर मान्य है? ये कौन सा लेटर मान्य है? उनका शो कॉज नोटिस जिसमें उन्हें 3 दिन का वक्त दिया गया, और ये नेचुरल जस्टिस से किस उसूल पर खरा उतरेगा कि आप 3 दिन का समय दे रहे हैं उनको कि वो अपना पक्ष रखें। ये तो कहीं नहीं हुआ है, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है वर्कर्स की, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये शो कॉज नोटिस भी उसी दिन का है जिस दिन का ये टर्मिनेशन लेटर है। इसी से पता चल जाता है कि किस किस्म का फर्जीवाड़ा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें बिल्कुल ये आशंका है कि आने वाले दिनों में ये वर्कर्स को विक्टिमाइज, उनको टारगेट करने के लिए जो इनके ज्वाइंट डायरेक्टर बात कर रहे थे कि आप टर्मिनेशन 500 लोगों के टर्मिनेशन ऑर्डर्स बनाए, हमें बिल्कुल डर है, हमें ये बिल्कुल आशंका है कि ये करेंगे। ये लगातार हमारी बहनों को डराने धमकाने के लिए फर्जी एफआईआर करवा रहे, उनके घरों में पुलिस भेज रहे कि आप पूछताछ करो कि ये कहाँ है, क्या कर रही है। ये इस
तरीके का रवैया है और ये दो मुहापन आम आदमी पार्टी के असली चरित्र को दिखलाता है। हमने यूं ही नहीं हड़ताल के पहले दिन से कहा था कि आम आदमी पार्टी और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की B2 है। आप देख सकते हैं सारे राजनीतिक और विचारधारात्मक मसलों पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन पर इनमें और भाजपा में 19-20 का ही फर्क है। राम मंदिर है, सीओ एनआरसी का मसला हो, रिलीजियस कन्वर्जन बिल हो, काशी को पुण्य भूमि, उत्तराखंड को देव भूमि, ये तो आपस में लगता है इन दोनों में ही कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक फासीवादी राजनीति और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है और दूसरी राइट में दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट किस्म की लोकरंजकतावादी पार्टी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है और हमारे खिलाफ जो ये एस्मा के ऑर्डर को लगाने का काम हुआ है दोनों की मिलीभगत से, ये एक बार फिर ये दिखला देता है कि आपस में दोनों के काफी अच्छे और दोस्ताना संबंध है। और जब मजदूरों की बात आती है, आंगनवाड़ी कर्मियों की बात आती है, मेहनत कशों के प्रायोजकों की बात आती है, तब ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से बैलेंस करते हैं। जो 9 तारीख का एस्मा का इनलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं और मैं एक बार स्नेहा को भी कहूंगी कि उस बारे में और इन जनरल भी अगर वो कोई बात लीगल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई रखना चाहते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में बोलना चाहूंगी। एक तो जो हेस्मा का ऑर्डर आया है, आप अगर वो कानून भी देखें, हरियाणा एसेंशियल कमोडिटीज लिमिटेड एक्ट, तो वो कानून ये कहता है कि कोई भी कर्मचारी जो किसी तरीके का एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सरकार के साथ मिलकर, चाहे वो पेड एम्प्लॉय हो या अनपेड हो, किसी भी फॉर्म में काम करता हो, उन पर ये प्रोहिबिशन लागू हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि सरकार को लगा कि अच्छा हम ये स्ट्राइक जो है इसको हम कंटेन नहीं कर पा रहे तो इस पर हेस्मा लगा दो, लेकिन कानून का दूसरा पहलू ये भी है कि जब कभी ऐसे किसी मुद्दे पे स्ट्राइक हो रही है और एक ऐसा कंसर्न आया है, तो वो अगर इस तरीके की कोई प्रोहिबिशन स्ट्राइक पे लगा रहे हैं तो उस डिस्प्यूट को उनको कोर्ट को रेफर करना पड़ता है रिजॉल्व करने के लिए। वो उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ जो हमारे बहने हैं उनमें प्रोहिबिशन लगा दी कि भैया स्ट्राइक नहीं कर सकते क्योंकि आप एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो काम हमारी बहनें कर रही हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं, उनके काम को भी एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर इसी नोटिफिकेशन में किया है। ऐसा नहीं है ये पहले से नोटिफाइड था या फिर ये एसेंशियल सर्विसेज में आते थे, उस एक ही नोटिस में उनको एसेंशियल सर्विस भी उनको डिक्लेयर किया है। उनको बोला कि आप 6 महीने तक आप इस मुद्दे पे ना तो आवाज उठा सकती है ना स्ट्राइक कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि आपने प्रोहिबिट कर दिया, बहनें उठ गई कि ठीक है अब हमारे पास सिस्टम का प्रोहिबिशन आ गया है तो हम अपने प्रोजेक्ट में वापस जाके काम करेंगे। वहाँ उनको ज्वाइनिंग नहीं करने दिया जा रहा है, जैसा कि शिवानी ने आपको दिखाया उससे जबरदस्ती अपॉलजी लेटर दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लिखो कि आप माफी चाहते हो कि आपने स्ट्राइक में भाग लिया और आप लिखो कि आप ये वादा करते हैं कि आप दोबारा कभी स्ट्राइक नहीं करेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि प्रोटेस्ट या स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट है। ऐसा नहीं कि हम मंच लगाने के लिए हमारा अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट है, लेकिन इसको हर तरीके से सर्व किया जा रहा है। और अगर आप इसको एसेंशियल सर्विस के नाम से अगर रोक रहे हो तो जो आपका कानून है, जो आपके लेबर लॉज है, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी को नोटिस देकर प्रोहिबिट कर रहे हो तो आप उस डिस्प्यूट को ट्राइब्यूनल में या कोर्ट में रेफर करो उसको, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। आज की बात नहीं है कि वेजेस को लेके, तनख्वाह को लेके हमारी जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर वो सरकार से बात करने की कोशिश कर रही है। बहुत सालों से ये मुद्दा चल रहा है, कई प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन जो डिमांड है वो आज तक फुलफिल नहीं हुई है। और डिमांड क्या है? डिमांड तो जैसे कुछ बहुत बड़ा तो डिमांड नहीं है। डिमांड ये है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमें एट पार पे किया जाए, यही डिमांड है ना। ये तो बेसिक डिमांड है, कोई नहीं करेगा कि हमें एट पार पे किया जाए। आप हमें सोशल वर्कर कहेंगे, ऑनरेरियम दे रहे हो कि हम तो आपको ऑनरेरियम दे रहे हैं क्योंकि आप समाज सेवा करते हो। अगर आप आज की डेट में उसका काम देखें और जितना काम वो अंडरटेक करती हैं एवरी डे, कहा जाता है कि 9 से 2 का काम है, लेकिन 9 से 2 सिर्फ नहीं होता, उससे ज्यादा काम होता है। और अगर उनका जो लिस्ट है काम का वो देखें, इट इज अ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको एक फुल टाइम
एम्प्लॉय की तरफ पे किया जाता है नहीं, क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं नहीं, उनको मिनिमम वेज तक नहीं मिलता। हमारी दिल्ली सरकार के हिसाब से मिनिमम वेज है, उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें मिनिमम वेज आप हमें वो भी नहीं दे रहे हो। तो इतना बड़ा जो इशू है इसको आप किसी भी तरीके से रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, ऊपर से आप हर तरीके से विक्टिमाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो जो 9 तारीख की दूसरी नोटिफिकेशन है जिसमें आई थिंक मिस्टर गहलोत की ही साइन लेटर है जिसमें कि अगर आप माफीनामा नहीं लिखोगे तो हम आपको ज्वाइन नहीं करने देंगे। पहली बात तो क्यों लिखे माफीनामा, हमने कुछ गलत तो नहीं किया। कौन सा कानून कहता है कि आपको माफीनामा देना पड़ेगा या फिर आपको एक गारंटी देनी पड़ेगी कि आप दोबारा स्ट्राइक नहीं करेंगे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो और अगर ये लिखने से मना कर देते तो ज्वाइन करने नहीं दे रहे, तो कल अगर वहाँ पे इंस्पेक्शन होती है और ये अपने ड्यूटीज पे नहीं पाई जाती तो फिर इनके खिलाफ में शो कॉज इशू होगा, फिर इनको टर्मिनेट किया जाएगा ये कह के कि आप अपने सेंटर्स पर नहीं थी। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि इनको ज्वाइन करने नहीं दिया जा रहा है और फिर दोष इनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो हम कोर्ट तक लेके जाना चाहते हैं, जो सरकार से बात करके रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये जो टर्मिनेशन, जो 27 टर्मिनेशन हुई है, जो शो कॉजेस, हजारों शो कॉजेस दी गई है और शो कॉजेस में जो आई थिंक उनके खिलाफ जो चार्जेस है वो भी काफी अजीब से हैं कि उन्होंने सुपरवाइजर से मारपीट करी, उन्होंने हाथापाई की, मतलब इस तरीके की अजीब सी आई थिंक शो कॉज में उनके खिलाफ चार्जेस हैं। तो इन सबको हम लीगली टेकअप करना चाहते हैं क्योंकि ये टर्मिनेशन से लीगल है। उसी दिन शो कॉज दे रहे हो, उसी दिन टर्मिनेट कर रहे हो 5 मिनट के अंदर, ये तो इलीगल है ना। कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, कोई कारण नहीं है। कारण ये है कि आपने प्रोटेस्ट किया तो उसके खिलाफ आपको पनिश किया जा रहा है। तो इन मुद्दों को हम कानूनी तरीके से एड्रेस करना चाहते हैं क्योंकि कानून तो यही कहता है कि जब डिस्प्यूट इतना बड़ा है और डिस्प्यूट में आपने जो वर्कर्स है उनको भी प्रोहिबिट कर दिया है, नोटिस दे दिया है कि आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं और आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, आपको 6 महीने के लिए रोका जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट या ट्राइब्यूनल में उनका रेफरेंस जाना जरूरी है और वहाँ पे इस मुद्दे को लीगली मुद्दे को रिजॉल्व करना जरूरी है। तो ये सारे मुद्दे जो है हम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं और वहाँ पे उसकी सुनवाई चाहते हैं। शुक्रिया। मैं बताना चाहती हूँ कि आज ही हम लोगों ने अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया। उन्हें एक वक्त का टाइम, हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते का टाइम दिया और उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट मूव करेंगे। और इसके अलावा जो हमारी 27 बहनें हैं जिनका इलीगल टर्मिनेशन हुआ है, उन बहनों का भी जो हाई कोर्ट में केस है वो मंडे तक हम लोग दायर करें। एक बार मैं बहनों की रजनी जी जिनका इलीगल टर्मिनेशन हुआ है, एक बार वो भी रखें। हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम रजनी सैनी है, मैं अलीपुर प्रोजेक्ट से हूँ और मेरा भी नोटिस आया है टर्मिनेशन का, टर्मिनेट कर दिया गया है मुझे। और जब मैं अपने सेंटर पे गई तो वहाँ पर मेरी सुपरवाइजर ने ताला लगा दिया और बोला कि आप ड्यूटी नहीं आओगे तो क्या टर्मिनेट हो गए। मैंने बोला मैडम ये तो इलीगल है, हम तो अपने उसके लिए बैठे थे, अपनी मांगों के लिए बैठे थे जो कि हमारी जायज़ मांगे हैं। आप कुछ सोच के देखिए, 9,700 रुपये वर्कर को मिलते हैं और 4,800 रुपये हेल्पर को मिलते हैं, तो कैसे घर खर्च चलता है। हमारी जायज़ मांगी थी कि महंगाई को देखते हुए, बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमारा जो मांग है वो भी बढ़ाया जाए। बस एक छोटी सी मांग लेकर बैठे थे और एक जो हमारे मोदी जी ने बढ़ाए थे 2018 में वर्कर के 1,500 रुपये और हेल्पर के 750 रुपये, वो हमें तत्काल दिए जाए। ये हमारी जो छोटी छोटी मांगी थी वो इससे पूरी नहीं हुई और उल्टा हमारे खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं, इलीगल नोटिस दे रहे हैं, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, माफीनामे मंगवाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तो 6 महीने के लिए हमारी हड़ताल स्थगित हुई है, पोस्टपोन हुई है, लेकिन जब 6 महीने के बाद हम दोबारा हड़ताल पे बैठेंगे तो ये जो लिखवा रहे हैं हमसे कि आप हड़ताल पर नहीं जाओगे, उसी को ही एज ए प्रूफ के तौर पर पेश करेंगे कि आपने लिखा था तो आपका टर्मिनेट किया जाएगा। हमसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, बिल्कुल ऐसे चारों तरफ से घेर के रखते हैं, ना कहीं आने देते, ना जाने देते, ना किसी सुपरवाइजर से, सीडीपी से ऊपर डायरेक्टर तक हमसे बात नहीं करने देते कि कहीं हमारी बातें ऊपर तक ना चली जाए। हर तरह से हमारा शोषण हो रहा है,
काम इतने लिए जाते हैं जिसके अंदर हम 24 घंटे काम करते हैं, चाहे वो जनगणना हो जाए, गर्भवती हो जाए। कोविड के दौरान जो हमने सारा सर्वे किया था, हमने अपने अपने एरिया के एक आंगनवाड़ी के अंदर में 1000 से लेकर 1500 तक की पॉपुलेशन होती है। सारा सर्वे का काम आंगनवाड़ी वर्कर से करवाया गया है, चाहे वो सर्वे का हो, चाहे वो इंजेक्शन लगवाने का हो, हर तरह का काम हमने किया है। और बिना किसी सुविधा के हमें कोई सुविधा नहीं मिली दिल्ली गवर्नमेंट से, ना ही हमारे डिपार्टमेंट से मिली है। 12 साल हो गए मुझे अपने डिपार्टमेंट में काम करते हुए, और 12 साल का ये नतीजा है, उन्हें 5 मिनट नहीं लगी मुझे टर्मिनेट कर दिया। हमारी क्या कोई गलती है? अपनी जायज मांगी तो मांग लेते हम, वो भी पूरी नहीं की गई इनसे हमें। तो आप सभी से यही निवेदन है, बस ये हमारे रद्द हो जाए टर्मिनेशन किसी तरह से, और हम अपने ड्यूटी ज्वाइन करें। सारे जनों को मेरा नमस्कार। और मेरा भी 5 तारीख को ही दिया है, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों ने 2011 से मैं लगी हुई हूँ, मैं हेल्प पर हूँ। बहुत मेहनत करी हमने कोविड के टाइम में, अपने घर घर जाकर किया चाह दिया, और हर चीज़ का हम लोग इतना सहयोग कि जो आपको प्रेस किट मिलेगी उसमें एक तो जो 9 तारीख का एस्मा का ऑर्डर है एलजी ऑफिस पे, वो उसमें रहेगा। और इसके अलावा 9 ही तारीख को जो मंत्री अब है नए कैलाश गहलोत, उनका एक ऑर्डर है जिसमें वो वही कह रहे हैं। बेसिकली अब वो क्या कर रहे हैं, वो आंगनबाड़ी सेंटर्स पर अपने सर्विलांस निगरानी रखने का पूरा तंत्र खड़ा कर रहे हैं। जैसे कि एडवोकेट स्नेहा ने भी बताया कि ये जो हेस्मा है, हरियाणा इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये एस्मा का जो कानून है, जो सेंट्रल कानून है, उससे भी 10 कदम आगे है। 10 कदम आगे इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने सरकार को अनपेड लेबर करवाने की पूरी छूट दे दी है। और उसमें लिखा हुआ है कि चाहे एम्प्लॉयमेंट पेड हो या अनपेड हो, सरकार अगर डिक्लेयर करती है कि यहाँ इस वाले काम में स्ट्राइक नहीं हो सकती है, तो स्ट्राइक नहीं होती। ये उस एक्ट में लिखा हुआ है, और उसी एक्ट के तहत इन्होंने 9 तारीख का पहले एस्मा वाला एलजी का ऑर्डर, और उसके बाद ये कैलाश गहलोत ने जो नया ऑर्डर निकाला है कि अब इस ऑर्डर की तामील करते हुए सारे एसडीएम डीएम इलाकों में गश्त लगाएंगे, और ये देखेंगे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स अपने सेंटर्स पर है कि नहीं है। एक पॉइंट तो एडवोकेट स्नेहा ने बिल्कुल सही रखा कि आप माफीनामे लिखवाओगे, लोग माफीनामा लिखने से मना कर देंगे, और आप उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाओगे, वो अपने सेंटर पर मौजूद नहीं रहेंगी। एसडीएम सीएम जाएंगे रिपोर्ट करने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पर आपकी वर्कर हेल्पर नहीं मिलेगी, आप सीधे टर्मिनेट कर दोगे। एक ये इसका पहलू है। दूसरा पहलू ये है, सारी निगरानी, सारा सर्विलांस, सारी जो इनकी जांच पड़ताल है, वो सिर्फ वर्कर्स हेल्पर्स के लिए है। डिपार्टमेंट में और लोग नहीं है काम करने वाले। सुपरवाइजर, सीडीपीओ से लेकर जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, डायरेक्टर, और खुद हमारे मंत्री महोदय, ये क्या काम करते हैं। हम 9 तारीख को 8 तारीख को दिल्ली सचिवालय गए थे, उनको तो पहले से पता था कि हजारों औरतें के दरवाजे पर आ रही है। तब वो कहा थे, वो अपनी ड्यूटी टाइम पर रिपोर्ट करते हैं। यानी सारा मजे भी आप चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फ्री होना चाहते हो, तब आप इनको वॉलंटरी वर्कर, इनको सोशल वर्कर करा दो। और जब आपको डिसिप्लिन और कंट्रोल लागू करना हो, तब आप कर्मचारियों से भी बदतर सलूक इनसे करो कि आप 9 बजे से 5 मिनट लेट अगर किसी का हुआ तो उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। अगर आप अपने सेंटर्स पे नहीं पाए गए तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। इतनी फिटनेस और किसी के खिलाफ क्यों नहीं है, सिर्फ वर्कर और हेल्पर, जो इस पूरे स्कीम की नींव है। और जिस स्कीम को लगातार हमारी यूनियन ने कहा कि एक स्कैम है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, और आंगनबाड़ी की ये पूरी योजना, ये दरअसल एक घोटाला है, स्कैंडल है। किस तरीके से गरीब तबके की तथाकथित मदद के लिए उसी तबके की औरतों को जो ऑलरेडी आरक्षित है, वल्नरेबल है, आप उनकी श्रम शक्ति का, आप उनके सस्ते श्रम का इस्तेमाल करते हैं, फायदा उठाते हैं और उनका अतिशोषण करते हैं। ये तीन ही एक
फर्जीवाड़े पर एक स्टैंडर्ड पर खड़ी है, एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। और हमारी हाईकोर्ट की पिटिशन भी इस ओर इंगित करती है कि ये बेसिकली बंधुआ मजदूरी है, बेगारी है, जो सरकारें माल न्यूट्रिशन से लड़ने के नाम पर, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन के नाम पर, न्यूट्रिशन के नाम पर ये जो फर्जीवाड़ा सरकारें करती रही है, इसका अंत होना चाहिए। ये कर्मचारियों जैसा काम करते हैं, इनके काम के घंटे जानबूझ के परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो किए गए हैं वो एकदम फ्रॉड है। और हमारी जो हम पिटिशन भी दायर करें उसमें क्लियर कट बात लिखी हुई है। इसके अलावा हेस्मा जैसे काले कानून के खिलाफ भी हमारी यूनियन ये कंटेम्पलेट करेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन मूव करें। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि आप मजदूरों के जो सबसे मूलभूत अधिकार है, संगठित होने के, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू यूनियनाइज, आप उनके सबसे फंडामेंटल अधिकारों पर हमला करते हैं इसेंशियल सर्विसेज के नाम पर। आप किसी भी स्ट्राइक को इलीगल प्रोहिबिट कर सकते हैं इसेंशियल सर्विस के नाम पर। और ये सरकार की गंद और फैंसीज पर, ये सरकार के हमारे उनके अपने समझ पर है कि वो किस सर्विस को क्या माने। और जिस तरीके से बेगारी को लीगलाइज करने का ये एक्ट है, इस पर भी हम लोग ये सोच रहे, विचार कर रहे हैं कि इसको भी कैसे लीगली कंटेस्ट किया जाए। मैं सभी साथियों को, मीडिया के साथियों को बताना चाहती हूँ, फिलहाल हमारी जो स्ट्राइक है वो सस्पेंडेड है। फिलहाल हम कोर्ट के ऑर्डर का वेट करें, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं, जुडिशरी के तमाम इंडिपेंडेंस और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से उसकी सापेक्षिक स्वायत्तता के तमाम दावों के बावजूद हमने तो हमेशा यही देखा कि कोर्ट भी आमतौर पर जिस डायरेक्शन में हवा दौड़ रही होती है राजनीतिक तौर से, उसी डायरेक्शन में कोर्ट के जजमेंट भी बने रखते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार ये मौका दे रहे हैं हिंदुस्तान की जुडिशरी को कि वो वाकई में ये साबित करके दिखाए कि वो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, जनपक्षधर है और आंगनबाड़ी कर्मियों के हितों में के साथ खड़ी है। लेकिन ऑर्डर जो कुछ भी होगा, हमारा आंदोलन चल रहा है, हड़ताल भी हमारी शुरू हो जाएगी। फिलहाल हमने कुछ समय के लिए इसको सस्पेंड किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा मूवमेंट खत्म हो गया। और जो हमारे मूवमेंट का दूसरा पहलू है, जिसमें हम लोग आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी का भी, क्योंकि एलजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भाजपा की है, उसके खिलाफ भी हमारा भंडाफोड़ कैंपेन और बहिष्कार कैंपेन, इनकी असलियत न सिर्फ दिल्ली के बल्कि देश के लोगों तक भी पहुंचाना, तो हमने किया है। और हम आंगनबाड़ी की महिलाएं, उनके परिवार और उनके इलाके के लोग ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली से इनका सफाया हो। निगम चुनावों में इन दोनों के खिलाफ ही वोटबंदी का हम लोगों का जो नारा है उसको हम वास्तविकता में तब्दील करेंगे और हम दिल्ली की जनता के सामने भी इनकी असलियत को उजागर करेंगे। अगर अब कोई सवाल जवाब है तो हम बोले सकते हैं।